गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका, नोज एवं नासामार्ग, नासल पैसेजेस, ग्रसनी यानी फ्राइनेक्स, लैरिंक्स या स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स तथा फेफड़े। मनुष्य के वक्ष गुहा में दो फेफड़े होते हैं जो फुफ्फुसावरण या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा परंतु लंबाई में कुछ मोटा होता है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक यानी एल्वेओली होते हैं, जिसमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। फेफड़ों या फुफ्फुस द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन यानी प्ल्यूमोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वास यानी इंस्पिरेशन तथा उच्छ्वास क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें यथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इन क्रियाओं यानी अंतःश्वास तथा उच्छ्वास के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वसन द्वारा फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़े में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक में प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसीज में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। सामान्यतया एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है। इस प्रकार 100 मिलीलीटर रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO बनाती है। इसमें रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन यानी O2 की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों ज्यों ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व यानी डेंसिटी कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है अर्थात श्वास दर बढ़ जाती है। चलिए, बहुत छोटा चैप्टर है तो इसके प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है तो ये होता है फेफड़ा द्वारा, फुफ्फुस या फेफड़ा द्वारा इसमें स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, परंतु मादा की स्तन ग्रंथि अत्यंत विकसित होती है। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस यानी फेफड़ा द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया के में वायु के कौन कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए, नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्वसन क्रिया यानी रिस्पायरेशन एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल से अंतःश्वास यानी इंस्पिरेशन क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 0.0324% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा 0.5% जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, ऑर्गन एवं नियॉन गैसें होती है। उच्छ्वास क्रिया यानी एक्सपायरेशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 15.7%, कार्बन डाइऑक्साइड 3.6% तथा जलवाष्प 6.2% बाहर निष्कासित होती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। ये होता है, पहले जाती है फुफ्फुस के द्वारा, फिर
रक्त के द्वारा और अंत में जाती है ऊतकों के पास। ठीक है, पहले जाती है फुफ्फुस में, फिर जाती है रक्त में, फिर जाती है ऊतक में। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वास यानी इंस्पायरेशन और इनहेलिनेशन द्वारा फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु प्रकोष्ठ एयर सैक्स पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसीज में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक यानी कैरियर का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति तो ये बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती है किंतु वायु का घनत्व डेंसिटी कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांसें फूल जाती है अर्थात श्वास दर बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? देखिए किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। ये देखिए इनको तो प्रभावित नहीं करती है। पाचन, लीवर, किडनी को कुछ नहीं करती है। ये रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbCO बनाती है जिसमें रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। ये काफ़ी खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह है ATP से ADP। ठीक है ना, ATP से ADP। मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती है। ATP के जल अपघटन के फलस्वरूप ATP का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट PI में हो जाता है तथा इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है। ATP + H2O ADP + PI + एनर्जी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो ये होती है ATP के रूप में। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण विघटन ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रण रखता है? तो यह है फेफड़ा। फेफड़ा यानी लंग्स एक प्रमुख श्वसन नांग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर जलवाष्प यानी वाटर वेपर तथा गैस का शरीर से उच्छ्वसन द्वारा निष्कासन होता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। तो देखिए बहुत छोटा सा चैप्टर था तो इसको रिस्पायरेशन में जो भी प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो चलिए अगला चैप्टर हम लोग जो है ना वो परिसंचरण तंत्र हम लोग देख लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।